तो आज के सेशन में है ना, विल डिस्कस एंड विल ब्रेक थ्रू फ्यू मिथ्स. हम ये भी करेंगे, हम वी आर नॉट हियर टू पुट और पास एनी जजमेंट. हम सिर्फ फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है, और कहाँ पर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. फ्यूचर nobody can predict, right? We all want India to grow, India to reach $5 trillion economy, but believe me, it will happen with or without Adani. Are you game for it? क्या अडानी के बिना इंडिया सर्वाइव करेगा? बिल्कुल करेगा. ठीक है, अगर इन केस ऐसा होता है दैट दिल बी नो अडानी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इट विल सर्वाइव, राइट? अडानी के पहले भी चलता आ रहा था. वी हैव जेम्स यार, कम ऑन. वी हैव द हाउस ऑफ टाटाज, वी हैव हाउस ऑफ Godrej, we have house of Vadias, we have house of Bajaj. So those are few ethical business houses जहाँ जिन्होंने इंडिया को उस समय से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है when we were completely shattered. Okay, so whether we'll just start now, whether Adani is a con or a genius, right? So you need to understand कि अडानी स्टोरी जो स्टार्ट हुआ, जो स्पार्क स्टार्ट हुआ इसका, इट इज़ नॉट स्टार्टेड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च. इट वॉज नॉट डन बाय दैट. नोट भी करना अगर इफ यू जस्ट वांट टू नोट एनीथिंग. सो आई बिलीव इन 2020 व्हेन अडानी वाज इन 2020 2019, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टाइमलाइन एज सच, बट अडानी है ना एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोल्ड माइन एक्वायर करने के चक्कर में था उस टाइम पर. एंड दे हैड रन अ फुल फ्लेजेड कैंपेन. अगर आप अभी भी जाओगे ना adanifiles.com.au, सो दे हैव लिटरली प्रिपेयर्ड एंटायर वेबसाइट जहाँ पर उसने कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है अडानी का. This is not something which happened for the first time. I'm not sure if you guys are aware about it, but don't miss that report. वहाँ पर इतनी सारी बातों पे बात करिए. 2002 में उसका एक अडानी का there is this ship जहाँ पर जो पूरा कोल से भरा हुआ था and it got sunk. ठीक है, वो पूरा डूब गया था and he didn't even bother to clear the shores. ठीक है, and it affected the marine life very badly at that point of time. राइट. सो वो सब चीज़ों को पॉइंट आउट करा है. चाइल्ड लेबर कैसे होती है वो सब चीज़ों को पॉइंट आउट करा है. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस माइट नॉट बी द वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर अस. ठीक है, वी आर द कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल. वी हैव सीन ए छोटू चाय लेके आ. ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस बट इट इज़ नॉट कॉमन फॉर द पीपल इन अब्रॉड. दो ऐसा नहीं होना चाहिए बट स्टिल. तो वो सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया था वाई अडानी शुड नॉट एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया. समहाउ इट हैपेंड, हाउ बिग पीपल वर्क, राइट? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो जाती है एंड थिंग्स वर सॉर्टेड फॉर हिम. वो चीज़ शांत हो गया. देन लास्ट ईयर इन 2022 देयर वाज दिस ट्वीट बाय सुचेता दलाल, द लेडी बिहाइंड द हर्षद मेहता कवर अप ब्लोन अप, राइट? शी मेड अ ट्वीट एंड अदानी ग्रुप फेल फॉर लाइक 20-25%. किसी को याद है वो चीज़ बीच में एक बार हुआ था, लाइक 1.5 years बैक. आई हैड गुड एक्सपोजर इन अडानी इंडस्ट्रीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरा, ठीक है, और वो हिट लगा था मुझे. बट आई हैव नॉट पैनिक्ड, ओके, बिकॉज अगेन आई जस्ट टोल्ड यू, राइट, इट वाज नॉट आउट ऑफ माय इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क. सो आई डोंट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. अगर अभी भी अडानी ग्रुप मेरे पास होता तो आई वुड नॉट हैव सोल्ड इट शायद. बट ओके, डिपेंड्स कि क्या कितना बायस है मेरा, कितना पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. काफ़ी सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, काफ़ी सारी बातें जो हम नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ डू वी डिस्कस द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ओवर हियर? क्या हम हिंडनबर्ग का रिपोर्ट डिस्कस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 100 पेजर रिपोर्ट है. मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके लिंक्डइन पे डाला है उसका ऑलरेडी ऑन इन फर्स्ट फ्यू आवर्स व्हेन केम, राइट? आई जस्ट रेड थ्रू, आई जस्ट मेड माई नोट्स एंड उसको समराइज करके पूरा लिंक्डइन पे डाली. यू कैन जस्ट गो एंड चेक माई लिंक्डइन फॉर दैट, राइट? एंड आई हैव डन सीरीज ऑफ पोस्ट आफ्टर दैट, गॉट गुड थ्रैशिंग, बहुत ज़बरदस्त थ्रैश हुआ था. मोर देन 4 CEOs ऑफ अडानी ग्रुप इंगेज्ड विथ मी ऑन लिंक्डइन बिकॉज ऑफ दैट, राइट? कुछ पर्सनल मैसेजेस करे, कई लोगों ने नीचे कमेंट करे एंड वॉट नॉट, राइट? सो आवर क्वेश्चन रिमेन सेम, वेदर ही इज कॉन और ही इज अ जीनियस. टू अंडरस्टैंड, एक छोटा सा गुजराती लड़का 16-17 साल की एज में ही केम टू मुंबई, राइट, विद अ ड्रीम टू बिकम डू समथिंग गुड इन डायमंड इंडस्ट्री, राइट? एंड ही बिकम मिलियनर बाय द एज ऑफ 19. ऑलरेडी करोड़पति था बंदा, ठीक है? एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. एवरी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई वो सपोर्ट करी. सी, गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट अनलेस अदरवाइज इट्स लेफ्ट, एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद लेफ्ट, राइट? देव जस्ट समराइज. लेफ्ट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टीज. बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, इट इज़ योर जॉब कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन हो गवर्नमेंट के साथ. आप देखना जो PR स्टंट हुआ था अडानी ग्रुप की तरफ से जस्ट बिफोर द IPO, जब आपकी अदालत में अडानी आए थे इंटरव्यू देने, ही नेवर केम इन पब्लिक.
for such 1 hour, right? Have you guys seen that interview? It was just 1 week before the Hindenburg report, right? He carried such a grace, right? लग रहा था कि यार, he's like the second richest person in the world. Whenever Rajat Sharma ji was asking about Rahul Gandhi, right? Have you seen how calculated he was answering? कि नहीं नहीं, राहुल गांधी जी भी इंडिया का डेवलपमेंट चाहते हैं, उनका विजन भी इंडिया को डेवलप करने का है. सी, बिकॉज ही कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल बायस, दो वी नो ही हैज, बट वो पब्लिकली तो नहीं बता सकता ना कि मैं मोदी की गोदी में बैठा हूँ जाके. ही कांट से दैट, राइट? अच्छा, डू वी हैव एनी टीचर्स इन द हाउस? नो, राइट? ऑल स्टूडेंट्स ना, तो वी कैन जस्ट चिल एंड परफेक्ट परफेक्ट, तो आराम से बात कर सकते हैं ना. परफेक्ट. चलो, तो भाई ये स्टार्ट हुआ 27 जनवरी को, 27 जनवरी. हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग फंड, बहुत पॉपुलर शॉर्ट सेलिंग फंड है. इसके बाद और ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे हैव अटैक्ड एनी वन हु इज़ इन द हारून्स टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट. पहली बार किसी इतने बड़े लेवल पे अटैक हुआ था. एंड देयर वाज दिस लाइक, ही इज़ नॉट अटैकिंग अडानी, ही इज़ अटैकिंग समवन हु इज़ लाइक द रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री ऑफ 150 crore people, right? So he had to got that kind of attention. That is exactly they wanted. So what they have done, they have shorted Adani का USD bond and non-India traded derivatives. I hope ये समझ में आ रहा होगा. USD में जो अडानी का बॉन्ड लिस्टेड है, और नॉन इंडिया मतलब नॉन इंडिया, वहाँ पर जो अडानी के कॉल पुट रेशो जो दूसरी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, वहाँ पर उसने हेवी शॉर्ट पोजीशन ली इवन बिफोर releasing this sensational report. And did they done anything wrong? I don't think so, because that's what short selling firms do all the time. ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने कुछ नया करा है या कुछ बहुत अनएथिकल है. शॉर्ट सेलिंग फर्म्स क्या करती है ना, इनको शॉर्ट सेलिंग फर्म्स बोल सकते हो, इनको एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, ठीक है? दो एग्जैक्टली एक्टिविस्ट इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आता है हिंडनबर्ग. इफ यू वांट टू सर्च मोर अबाउट एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग और एक्टिविज्म इन्वेस्टिंग, बिल ऑकमैन इज द किंग, राइट? सो ही इन्वेस्टेड इन डिज्नी और पूरा डिज्नी का टर्न अराउंड करा उसने, बिल ऑकमैन ने. सो दे ट्राई टू लुक फॉर द फर्म्स जहां पर बहुत डिस्ट्रेस्ड हालत है कंपनी की, बट देर आर फ्यू चांसेस कि वो अगर कंपनी में इंटरवीन करता है तो कंपनी को टर्न अराउंड कर देगा. तो बहुत 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 सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी को पिक करा जाता है. एंड उसके बाद दे हैव जस्ट वर्कड क्लोजली विद द मैनेजमेंट, put their nose into day-to-day operation, and they turn around the business, and once valuation increase, they just make their exit. That's what Bill Ackman is doing for last 40 years. And I believe he's one of the best in what he's doing. So Hindenburg ने पहले भी टारगेट किया है, निकोला टेस्ला को टारगेट किया, दूसरी बहुत सारी फर्म्स को टारगेट किया है, एंड रेट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. अगर आप हिंडनबर्ग का वेबसाइट पे जाके देखोगे तो लाइक मोर देन 95% ऑफ द टाइम दे हैव मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग, राइट? अगर आप कोई 100 पेज का रिपोर्ट ला के किसी ग्रुप को घुटने पे लेके आ रहे हो, ठीक है, किसी ग्रुप का आधा वेल्थ रातों रात खत्म कर रहे हो, $220 billion वर्थ ऑफ वेल्थ अडानी बिफोर ऑन 27th of January, currently we are 110 billion dollar, right? It's a huge money which has been gone. And who earned it? Definitely the short sellers were earned it. So we can't say that Hindenburg is right or Hindenburg is wrong. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार हिंडनबर्ग तो 5 लोगों का कंपनी है, खुद 5 लोगों का कंपनी, और ये एक्विजिशन रेस कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. भाई, एनरॉन स्कैम के बारे में किसी ने सुना है? एनरॉन स्कैम, वर्ल्डकॉम स्कैम, ठीक है, सुना है ना? सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लिख के रखो, सर्च करना. इट्स वाटरगेट स्कैंडल ऑफ यूएस. नो? ओके. सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पर गोल्डमैन कोलैप्स होने वाला था, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, व्हेन वॉरेन बफेट केम एंड बेल्ड आउट गोल्डमैन. ये सब स्कैंडल्स को, इंक्लूडिंग हर्षद मेहता स्कैम, 1 या 2 लोगों ने ब्लोन आउट करा था, सिर्फ 1 या 2 लोगों ने. तो यू कैन नॉट, कोई 1000 लोगों की फौज नहीं चाहिए किसी ग्रुप को गिराने के लिए, वो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज समबडी विल डू द चाइनीज विस्परिंग. कोई ना कोई होगा जो बाहर जाके बात कर देगा उसके बारे में. तो ये जो 2 साल तक ये दे आर क्लेमिंग दैट दे हैव डन अ वेरी थॉरो रिसर्च फॉर 2 years, एंड उन्होंने फिर वो रिसर्च करके रिपोर्ट पेश करा है या रिपोर्ट प्रेजेंट किया है. आई बिलीव दैट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी क्लोज्ड अरेंजमेंट ऑफ 4-5 people, एंड कोई बहुत बड़ा काम करा भी नहीं, मतलब इसने यार जस्ट कंपाइल्ड इट. द टाइमिंग वॉज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट केम फ्रॉम द वेस्ट. तो इंडिया मेंटेलिटी आपको पता ही है, जो भी चीज़ वहाँ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, तो वो बिल्कुल सर पे बिठाते हैं उस चीज़ को, and then it create a lot of sensation in the market. That's exactly what they wanted, right? ये जो word आया है ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है.
have you seen that this word was linked with Adani before 27th of January? I don't think so, right? The largest corporate con in the history, right? Or corporate history or whatever, जो report का title था. ये तो दे जस्ट अचीव देयर ड्रीम. जो उनका टारगेट था वो उन्होंने बिल्कुल सक्सेसफुली अचीव करा कि हमको अटेंशन गैदर करना है. ठीक है, वी जस्ट वांट टू गैदर द अटेंशन. अटेंशन गैदर होगा, मार्केट में पैनिक होगा, मार्केट में पीपल विल रिएक्ट नॉट रिस्पॉन्ड. ठीक है, एंड इट हैपन्स ऑल द टाइम. अडानी का वैल्यूएशन क्या था, कैसा नहीं था, उस पर बात करेंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या अडानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट है? डज ही पुल अ कॉन जॉब? आई डोंट थिंक सो. ओके, वाई? बिकॉज कॉन जो होता है ना, ही समवन जिसका ऑब्जेक्टिव ही होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, मेरे को लोगों का काटना है बहुत बुरी तरीके से और उनका पैसा लेके फुर हो जाना है. 251 मोबाइल के बारे में किसी ने सुना था? पता है आप लोगों को? सो देयर वाज दिस कंपनी जिसने बोला कि 251 रुपीज़ आप हमें दो एंड वील गिव यू अ मोबाइल. एंड इट हैपेंड इन 2014. फ्रीडम 251, राइट? दैट वाज अ कॉन जॉब. That was a con job, right? All MLM schemes, that was a con job, right? I hope you all are aware about it, right? It was so easy for me. That is a con job. What Adani is doing is not at all near to the con job. ठीक है, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है. बिकॉज अडानी ग्रुप जो है, अडानी एज अ ग्रुप, राइट? एंड आई हैव जस्ट गॉट दिस फ्रॉम देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. तो इट इज़ नॉट समथिंग, दे जस्ट डोंट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन. क्योंकि कंपनी इतना सब्सटैंशियल है, कंपनी के पास असेट है भाई, पेपर पे थोड़ा ना खड़ा करा है कंपनी. जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, वेदर इट इज द मेन इंक्यूबेटर देयर एएल और देयर एनर्जी एंड यूटिलिटी ग्रुप और देयर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट और मिनरल माइनिंग सेगमेंट और D2C सेगमेंट, वॉट एवर इट इज, right? It is existing. They are minting crores and crores of rupees worth of revenue each and every day. They are creating value for the customers from whom they are charging money, right? तो ऐसा नहीं कि वो मतलब अब स्पीड दिखा के भाग रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है. ठीक है, तो कौन तो नहीं है. What they have done, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप का जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है, बिजनेस ने जो वैल्यू अचीव करा था हाइट पे, पॉलिटिकल कनेक्शंस वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दैट? या इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता तो शायद अडानी का ग्रोथ इनऑर्गेनिकली इतना फास्ट नहीं होता. आर यू अग्रीइंग ऑन दिस? येस और नो एवरीवन? ठीक है, क्या मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ. हैव यू हर्ड अबाउट DLF? ऑफ कोर्स यार, दिल्ली से सुना ही होगा DLF. तो JP एसोसिएट, अगेन दिल्ली से सुना होगा JP एसोसिएट के बारे में. ठीक है, दीज टू कंपनीज आर ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड. यार DLF का मालिक कुशपाल सिंह, राइट? व्हाट्स हिज नेम? खुशपाल सिंह, राइट? वो राजीव गांधी के कंधे पे हाथ रख के घूमता था यार. ठीक है, सेम विद JP एसोसिएट, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. Everyone knows that how closely Mukesh Ambani ji is tied up with BJP. I won't say. So it's not right to say that you cannot grow if there are not political connections. You cannot grow fast. See, Tata. Can you say कौन से किसके साथ political ally है Tata Group का, House of Tatas का? No, and they are satisfied with their growth. They are not hungry for 40, 50, 30% of the growth every year. 7-8% का growth मिल रहा है पूरे ग्रुप को, भला है, चल रहा है, काम चल रहा है. ठीक है, तो दे आर इन द लॉन्ग रन, राइट? वो मैराथन दौड़ रहा है टाटा ग्रुप. एंड जस्ट बिलीव मी, अगला 5 साल मतलब टाटा साइकिल विल बी कमिंग. इफ यू वांट वी कैन जस्ट कंटिन्यू इट इन द Q&A सेशन. ठीक है, हम उसमें भी बात कर लेंगे दैट व्हाई आई फील दैट टाटा विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन नेक्स्ट 5 years. ओके, नाउ सो दैट इज सर्टनली, एक चीज़ तो मैंने सर्टन करा अडानी फैंस के लिए कि अडानी इज नॉट पुलिंग एनी कॉन जॉब. ठीक है, सो यू कैन जस्ट बी वेरी सेफ. आप बहुत अगर फैन हो आप अडानी के तो आप ये मान सकते हो कि बहुत ईमानदार आदमी है. ठीक है, कौन तो नहीं कर रहा है एटलीस्ट किसी को. कुछ दूसरे मेजर्स यूज़ कर रहा है, जिसमें से एक मेजर हमने बहुत इंपॉर्टेंटली 2 मेजर्स करें. फर्स्ट इज स्टॉक मैनिपुलेशन. डू यू गाइज वांट टू नो दैट हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग द स्टॉक्स प्राइस, राइट? एंड सेकेंड इज व्हाट इज द मैकेनिज्म और द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ड्रिंग द मनी फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशस एंड देन उसको कैश ट्रिपिंग बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे. मेरे को नहीं फर्क पड़ता अडानी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. ठीक है, क्या होगा अडानी ग्रुप का, आई डोंट केयर. ऑनेस्टली आई डोंट केयर, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस एट द एंड ऑफ द सेशन. व्हाई आई एम सेइंग दिस दैट आई डोंट केयर. सीरियसली मजे करो यार, क्या करने का है. ठीक है, कर लो डिस्कस एज अ स्टूडेंट, बट वी हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो, राइट? एंड आई टेल यू व्हाई यू शुड बी इन दैट माइंड सेट. आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट या. सो द थिंग इज अडानी रियली इन्वॉल्व इन शेयर प्राइस मैनिपुलेशन? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट ही इज? क्या आपको लगता है कि
प्राइजेस को इन्फ्लेट करा गया था लास्ट 2 साल के अंदर। अडानी ग्रीन्स का प्राइस देखो भाई, जाके बैलेंस शीट देखो, खाली बैलेंस शीट है, खोखा है वो। अगर अडानी का नाम हटा देते ना तो उसका 5% प्राइस नहीं था सब, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट बिलीव दैट अडानी हैज डन एनी काइंड ऑफ शेयर मैनिपुलेशन, और सिर्फ ये मार्केट का यूफोरिया था जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लाइक ट्यूलिप बबल, राइट। आई होप सब लोगों ने सुना होगा ट्यूलिप बबल। ए स्टॉक मार्केट गुरुज, व्हाट आर यू डूइंग या? कम ऑन। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, हाउ मेनी ऑफ यू रेड इट? रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, या जस्ट लुक फॉर इट। मैं कुछ भी ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ जो आपने कभी पहले सुना नहीं है, एक छोटा सा काम करो, खाना खाते खाते उसको साइड में लिख लो बस कहीं भी, ठीक है, एंड विल बी सॉर्टेड। ओके, नाउ क्या अडानी एक्चुअल में शेयर प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे या हैं, या ये मैनिपुलेशन हुआ है? आई वुड से यस, ठीक है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट है स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का। एंड वॉट एवर वी आर सेइंग टुडे इन दिस सेशन, हम लोगों के पास बहुत सब्सटैंशियल लॉजिक्स हैं उन चीज़ को कनेक्ट करने के लिए। सी कोई फेस पे तो बोलेगा नहीं कि हाँ मैंने मैनिपुलेट करा है प्राइस, ठीक है। यू हैव टू मेक आउट, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड दैट इज वॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड इन्वेस्टर एंड अ ग्रेट इन्वेस्टर। सी द लाइन इज वेरी थिन, ठीक है। इफ यू आर इन टू एल्कोहल यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ विस्की एंड अ स्कॉच, राइट। तो उतना ही डिफरेंस है बस। एक मीडियोकर इन्वेस्टर में जो एक मीडियोकर 5, 10, 15, 20% रिटर्न जनरेट करता है, और एक सुप्रीम प्रीमियम इन्वेस्टर में जो 26, 27, 30, 35% CAGR पे खड़ा हुआ है अभी। सबसे पहली चीज़ जो अडानी ग्रुप में ये सब्सटैंशिएट करने में मदद करती है कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है या होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट अडानी इज़ द ओनली वन हु इज़ डूइंग प्राइस मैनिपुलेशन। पहले कई बार मुकेश अंबानी पे भी एक्विजिशन लग चुका है कि मुकेश अंबानी रिलायंस के प्राइस को रेक करते हैं, ठीक है। वो एक्विजिशन शांत कब हुआ? जब 2012 से लेकर 2016 तक रिलायंस वॉज ऑलमोस्ट डेड फॉर दोज 4 years। कभी जाके चार्ट खोल के देखना, आपको समझ में आएगा। एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करना 2012 से 2016-17 तक। 16 के बूम के बाद जब 16 में PNB क्राइसिस आया 16-17 के अंदर, एंड उसके बाद वो थोड़ा जब वापस मार्केट ने रिकवरी लिया वहाँ से उसने उठना शुरू किया। उसके पहले तक इट वॉज एब्सोल्यूटली डेड, तो वो थोड़ा बात होना बंद हो गया, बट उसके पहले तक इट वॉज वेरी एविडेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं तो पुरानी स्टोरीज हैं, वो फैमिली बिजनेस, फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। यू विल नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट टाटा ग्रुप एज सच एक्सेप्ट फॉर द नीरा राडिया टेप्स। आप लोगों ने सुना है कभी उसके बारे में? टाटा ग्रुप के साथ बीच में एक स्कैंडल निकला था, नीरा राडिया करके। देयर वाज दिस पावर वेमेन, पावर ब्रोकर थी। नहीं सुना है? लिख के रखो, मैं वही बोल रहा हूँ। जो चीज़ नहीं सुनी है ना, प्लीज़ राइट इट डाउन। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टिक ऑन द PPTs itself, right? Just consume how much you can over a period of time. It's absolutely fine. नीरा राडिया टेप सुनो, उसके बारे में क्या कांड हुआ था वो। अरे लीक हो गई थी बात नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच में। फ़ोन कॉल्स लीक हो गए थे कि गवर्नमेंट्स के साथ। सो नीरा राडिया इज समवन हुज वाज रादर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। सो शी इज़ अ पावर ब्रोकर बोलता है उनको। अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर जस्ट हिडन। तो यूजुअली सेबी बीच में एक रूल लेके आया कि जो भी प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर्स रिलेटिव इज डिफाइंड बाय सेबी, हु इज द रिलेटिव। उस पर एक सीलिंग लगाया, प्रमोटर सीलिंग बोलते हैं उसको। उसमें बोला कि प्रमोटर है तो 75% से ज़्यादा शेयर अपने पास होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 2 रीज़न है। नंबर 1, एक तो 75% ज़्यादा शेयर होल्ड करेगा तो बोर्ड में सबसे ज़्यादा सीट तेरा रहेगा। यू विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। कौन सा बिजनेस जिसमें 25% पैसा किसी और का लगा हुआ है, ठीक है। नंबर 2, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू मैनिपुलेट द प्राइस। ओके, ये बहुत आसान है आपके लिए। जस्ट हैव अ लुक कि अडानी फर्म का शेयर होल्डिंग जो है वो कैसा है। तो अडानी ग्रुप का होल्डिंग, और ये व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड ऑल द अडानी ग्रुप का रिपोर्ट्स एंड उसमें से मैंने ये चीज़ बनाया है। तो अडानी होल्डिंग इज 73% के आसपास अडानी ग्रुप बोलता है कि मेरे पास होल्डिंग है ऑन एन एवरेज मेरी सारी कंपनीज का। FIIs के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे आज, इस पर ही मेन बात होगी, ठीक है। FIIs के पास 15.3% का होल्डिंग है। यू हैव जस्ट वन। डू यू सेंस एनीथिंग ऑड ओवर हियर? ये नहीं जम रहा ना। दिस इज समथिंग विच इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर मी एटलीस्ट। DIIs जो होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो दीज आर FIIs, दीज आर DIIs, राइट। हाउ कम DIIs हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1%? दैट्स इट इन अडानी ग्रुप। LIC का 4% है, ये पता है किसके इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। रिटेल के पास सिर्फ 2% है, आप और मैं, ठीक है। और बाकी जो अदर्स है 4.72%, ये वो लोग हैं जिनके पास 1% से लेस शेयर्स हैं, और इसलिए उनका नाम इट्स नॉट इट्स नॉट एज पर रेगुलेशन कि उनका नाम बताए। कोई भी कंपनी में जब किसी शेयर होल्डर के पास 1% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में और एनुअल रिपोर्ट्स में उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है कि कौन शेयर होल्डर है। तो यूजुअली वो
लेस देन 4%, ये जो ग्रुप है 4.72%, इनमें इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 1%, एल्स ये कहीं ना कहीं फॉल हो जाता है, और ये ऊपर भी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं। तो ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली होगा, इस टाइप का कुछ होगा। ओके, तो ये करके 100 का टोटल बनता है अडानी ग्रुप का। बट आप यहाँ पर फोकस करो 72.52% शेयर। नाउ आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या ये सीलिंग लिमिट के अंडर है जो सेबी ने सीलिंग लिमिट दिया है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेबी का सीलिंग लिमिट अगर ब्रीच नहीं होता है तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, ठीक है? क्या इसे बिल्कुल अंदर है, 75% इज मोर देन 72.52% ना, सोचने का जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है? बट डू यू थिंक सो दैट ही रियली डज होल्ड ओनली 75%? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पास सिर्फ 75% स्टेक है उसकी कंपनी में? एब्सोल्युटली नॉट। मैं बोल रहा हूँ इसमें कई सी चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी होंगी, बट द वे आई एम डिलीवरिंग इट टू यू माइट मेक सम डिफरेंस, राइट? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आपको लगता है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये रिग्ड हैं बहुत बुरी तरीके से? एंड आई विल शो यू द फैक्ट्स राइट नाउ हियर अभी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। रिग्ड है मतलब FIIs की रिगिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे ग्रुप के अंदर। नॉट पॉसिबल, इट हैपेंड एंड प्लीज आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ अडानी ग्रुप फैंस इन द मार्केट, इन द सेशन, बट फिर भी समझो यार, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कैसे हुआ है। सी एज ए इन्वेस्टर यू हैव ऑलवेज हैव टू हैव अ वेरी ओपन माइंड सेट। ट्रेडर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तू तो कल सुबह समझेगा 9:30 बजे क्या करना है, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स ओवर हियर, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई कांट गिव यू एनी ज्ञान ऑन ट्रेडिंग। आई कैन गिव यू द ज्ञान ऑन ट्रेडिंग बेसिस द मनी आई हैव लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स, लास्ट 10 15 ईयर्स, बट छोड़ आना किसी कारण से। सो उसके कारण मैं बताता हूँ, बट इन्वेस्टर के सेंस में यू हैव टू बी वेरी ओपन, ओके? Now, he does not hold only 75% of the share. He hold much more than that. मैं नंबर बताऊँ कितना है? Almost 90% of the entire holding of the अडानी ग्रुप अडानी के पास है। अडानी के, या तो अडानी के पास है या अडानी के कंट्रोल में है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, दोनों सेम है, ठीक है? मेरे कंट्रोल में होगा तो भी मेरे पास ही है, मैं यही मानूंगा, सिर्फ पेपर पे मेरे पास नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एट द FIIs, ठीक है? FIIs जो हैं मॉरिशस बेस्ड कंपनीज हैं सारी की सारी। डू यू गाइज नो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा FIIs बैठते हैं एशिया में? सिंगापुर इज़ अ फाइनेंशियल हब। ऑलमोस्ट जितना भी हेज फंड्स हैं, जो एशिया ओरिएंटेड हेज फंड्स हैं, उन सब का हेड ऑफिस इज इन सिंगापुर, राइट? एक भी सिंगापुर बेस्ड फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया है, एक भी US फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया, एक भी जापानीज फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। इवन ऐसे फंड्स हैं जो बहुत रिस्की बेट लेते हैं, दोज हु आर नोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ARK के, आई एम टॉकिंग नॉर्मल फंड्स, वो तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फंड हो गया, कैथी वुड्स का, बट मैं नॉर्मल फंड्स की बात कर रहा हूँ, वो भी उनमें से किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट जस्ट आप इसमें ना 2 चीज़ों पे फोकस करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है? इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड नाम पे फोकस करना है। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड यूजुअली ऐसा होता है, सॉफ्ट बैंक इंडिया विजन फंड, सुना है उस फंड के बारे में? सॉफ्ट बैंक इंडिया विजन फंड। सो दैट फंड हैज बीन क्रिएटेड जस्ट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स, और विजन ग्रोथ फंड, तो बेसिकली नाम होता है और वो पूरा ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देता है नाम, ठीक है? अब समझना ये हेज फंड्स काम कैसे करेंगे। HNIs हेज फंड के अंदर पैसा देते हैं, टिकट साइज कुड बी इन क्रोर्स, कुड बी इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है? सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स द म्यूचुअल फंड फॉर HNIs। सबसे सिंपल है, इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकता। किसी को म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर के लिए पीछे बैठो आराम से और सोचो कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ अभी तक, इफ़ यू आर इन टू दिस कम्युनिटी और दिस कमिटी, राइट? सो ये सारे हेज फंड्स ने आप देखोगे $2 बिलियन, $674 मिलियन, 1.53 अगेन $600 मिलियन, ये पैसा लगाया है। इट इज़ गुड ना? द USD इज कमिंग इन टू इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करा अडानी ने इतने सारे पैसे से, स्टॉक प्राइजेस बढ़े अडानी ग्रुप के, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस शो हुआ, ठीक है, कि यार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छी बात है। क्या कोई कंपनी ऐसी छोटी सी कंपनी है उसमें अगर कल को समझ में आ जाए आपको, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें पता चले कि किसी FII ने पैसा लगा दिया है, ठीक है, सेकोया कैपिटल या कार्लाइल ग्रुप या ऐसे किसी KKR ने पैसा लगा दिया है, क्या स्टॉक रॉकेट हो जाएगा? क्या हुआ था PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ थोड़े टाइम पहले? यस और नो? सो इट्स अ पॉजिटिव साइन ना, दैट पीपल हैव शोन ट्रस्ट। HNI जिसके पास, मैं तो 50,000 रुपये लगा के बैठा हूँ यार, जिसने $50 मिलियन लगाया, नुकसान तो उसको है, मतलब उसको ज़्यादा सोचना है ना, हेडेक उसका है, ड्यू डिलीजेंस वो करेगा, उसका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क वो रन करेगा, स्क्रीनिंग वो करेगा सब, और फिर वो पैसा लगाएगा, तो आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस तो गेन हुआ ही, बट आई वॉन्ट यू टू थ्रो सम लाइट और टू शिफ्ट योर फोकस ओवर्स द सेकेंड कॉलम, परसेंटेज ऑफ असेट्स इन द अडानी ग्रुप। मतलब
AMPS का $2.3 बिलियन का जो असेट है, इसमें से ऑलमोस्ट पूरा $2.3 बिलियन उसने अडानी ग्रुप में लगा रखा है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, नाम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, बट उसको अडानी ग्रुप के अलावा और किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं इंडिया में। ओपल ने पूरा 100% पैसा लगा रखा है। आप एक चीज़ समझना, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, बट आपने कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्ड सुना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, CAPM मॉडल, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, सुना है? नहीं सुना है? सब लोगों ने सुना है क्या? चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ डेट भी सुना है? मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको मार्जिनल इन्वेस्टर का। ये जो ये लोग सब जो है ना, ये मार्जिनल इन्वेस्टर्स है, ठीक है? ये सब लोग मार्जिनल इन्वेस्टर्स हैं। इनका कंसेप्ट समझाते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ डेट की जब आप बात करते हो, कॉस्ट ऑफ डेट के कैलकुलेशन में, मैंने अगर आज डिबेंचर इशू करा 9% के रेट पर, टाटा ग्रुप ने डिबेंचर इशू करा 9% पे, तो इस डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ डेट क्या हुआ टाटा ग्रुप के लिए? तो मेरा कॉस्टिंग कितना हुआ ईयरली बेसिस पे? 9% हुआ ना। बट अगर मैं IPO लेके आ रहा हूं, अगर मेरा मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है, तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालूंगा? तब भी मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है ना। 1000 रुपीज का डिबेंचर है और 8% उसका कूपन है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट में यील्ड ट्रेड हो रही है। कूपन रेट तो कुछ भी होगा, मेरे को नहीं पता। अभी 8% ही कूपन है, 8% ही यील्ड है, ठीक है? तो बॉन्ड की वैल्यू के 1000 रहेगी, सोच के बताना एवरीवन। ये एकेडमी के भाई, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर कूपन 8% है, मार्केट में यील्ड भी 8% चल रही है, तो आप सबको पता है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज रहेगी, हाँ कि ना? यस 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 यस, प्लीज समझना, प्लीज समझना, प्लीज समझना, प्लीज समझना। एक चीज समझना, बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो 8% है। ये कूपन है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के बीच में और बॉन्ड होल्डर के बीच में, ठीक है? बॉन्ड का जो प्राइस है वो से फॉर एग्जांपल 1000 है। मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है बॉन्ड, जस्ट अभी। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए लोगों की? कितना परसेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए क्राउड को? मार्केट में कितना अब भी लिस्ट हुआ है बॉन्ड, कोई कोई इंफॉर्मेशन डिस्काउंटिंग नहीं हुआ अभी तक, और कंपनी बिल्कुल वनीला कंपनी है, प्लेन, सबसे दुनिया की सबसे शानदार, सबसे एथिकल कंपनी है, ठीक है? 8%। तो ये जो यील्ड है मेरा, ये यील्ड 8% है, समझना। ये एथिकल कंपनी की मैंने बात करी, ठीक है? ये मैंने एथिकल कंपनी की बात करी। अब मान लो क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, अब ये बन गया अडानी ग्रुप और डेट आ गई 27 जनवरी 2023। इस दिन का डेट आ गया मार्केट में और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट रिलीज हो गया। अब समझना, क्या आपका जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है वो रिस्क से लिंक होता है कि नहीं, हाँ कि ना? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं ना हम। क्या हम रिस्क लेने से डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं। मैं रिस्क अवॉइडर नहीं हूं, ठीक है? मैं रिस्क अवॉइडर नहीं हूं, मैं रिस्क लवर भी नहीं हूं। रिस्क लवर कौन है? मेरे को तो अब भी अडानी खरीदना है, आज 30% गिर गया, आज खरीद लेता हूँ। वो रिस्क लवर है ना, जिगरा है बड़ा उसके पास, ठीक है? रिस्क अवॉइडर कौन है? मेरे को तो पैसा डालना ही नहीं भाई, मैं दबा के रखेगा पैसा नीचे, ठीक है? मेरे को नहीं डालना। मैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूँ। मैं आई एम रेडी टू टेक द रिस्क एज लॉन्ग एज आई एम कंपनसेटेड फॉर इट, ठीक है? नाउ 27 जनवरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड, ओके? नाउ प्लीज टेल मी, whether do you still expect the 8% return or more than that? What do you want? Are you still satisfied with the 8% yield? I am not talking about the coupon price. This has been fixed. This is a contractual agreement. ये ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, ठीक है? ये उतने पे फिक्स रहेगा पूरे जीवन, द होल लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? बट क्या आपको लगता है यील्ड अब शूट अप होना चाहिए? ये 8% से काम नहीं चलेगा। ये now this 8% won't work. It should be 10, 12, 15, 37% तक गया था यील्ड अडानी ग्रुप के बॉन्ड का, ठीक है? 37, क्योंकि अब मार्केट में क्या हो गया ना, अब सेम स्टॉक में रिस्क बढ़ गया ना, सेम ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क इंक्रीज हो गया है, तो अब मैं 8% से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरा जो पैसा उस पर मेरे को 37% का ब्याज चाहिए, ठीक है? देन आई एम सेटिस्फाइड, इवन दो इट इज अ सिक्योर डेट। चार्ज क्रिएटेड अडानी के एसेट्स पे इस बॉन्ड का, मतलब इट्स नॉट अनसिक्योर डेट, ठीक है? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, 1000 रुपये पे जो 1000 रुपया इन्वेस्टेड है इस जगह पर, इस पे मेरे को सिर्फ 8% मिलेगा, तो विच इज़ 80 रुपीज़ का मेरा कूपन, ठीक है? बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड ना। मेरे को कितना रिटर्न चाहिए? मेरे को तो 37% का रिटर्न चाहिए भाई।
37% का रिटर्न अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं बॉन्ड को 1,000 रुपये पे खरीदूं या कम पे खरीदूं? सोच के बताना। अगर मेरे को 37% का रिटर्न चाहिए तो मैं 1,000 पे खरीदूं या कम पे खरीदूं? कम पे खरीदूं। कितने पे खरीदूं बताऊं? 80 रुपीज कूपन मिलेगा, 80 रुपीज कूपन मिलेगा, 80 डिवाइडेड बाय 37%, 216, करेक्ट? तो ये बॉन्ड अगर मैं मार्केट से 216 पे उठाता हूं तो क्या मेरे को 216 का 8% मिलेगा या 1000 का 8% मिलेगा? सोच के बताना। 1000 का 8% मतलब मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा अगले साल? इस साल का मेरा कूपन कितना रुपया होगा? 80 रुपीज होगा ना। तो 80 रुपीज 216 का 37% है ना, तो मेरा यील्ड और मेरा प्राइस मैच करना चाहिए ना एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। कूपन को स्टैग्नेंट रखना है तो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो 1000 का बॉन्ड 216 तक गया। हिंडनबर्ग ने बॉन्ड ऊपर शॉर्ट किया, नीचे स्क्वायर किया। बॉन्ड ट्रेडिंग इंडिया में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में फिक्स्ड इनकम मार्केट इतना मेच्योर नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। इट विल टेक अस सम टाइम। द मोमेंट वील क्रॉस $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाता है अनलेस अदरवाइज पार्टिसिपेंट्स अगर बहुत बहुत स्पीड में बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने देखा पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट्स में जो पार्टिसिपेंट आए, तब इट्स फाइन, बट इफ इट इज नॉट देन यू स्टॉक मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगा और बॉन्ड मार्केट विल आउटशाइन, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब इफ यू हैव टू गो विद द फैक्ट, बांग्लादेश का फिक्स्ड इनकम मार्केट इज मोर मेच्योर देन एज कंपेयर टू इंडिया। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े। माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट, वो एक्सपेक्टेशन होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो क्या करूं मैं? क्या एक एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाके पूछूं कि प्रभु आपका कितना एक्सपेक्टेशन है बता दो? मतलब समझ में आ रहा है क्या क्रेजी एक्टिविटी होगा? रिलायंस ग्रुप के पास 10 लाख इंडिविजुअल यूनिक शेयर होल्डर्स है। रिलायंस के शेयर होल्डर रजिस्टर में 10 लाख लाइन आइटम्स हैं। मतलब किसी ने एक स्टॉक भी लिया है तो अडानी रिलायंस का शेयर होल्डर हो गया और यूनिक शेयर होल्डर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्या एक एक करके सबके पास जाएंगे? इट इज नॉट वन पॉसिबल, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबने मॉर्निंग स्टार का नाम सुना है? इट्स अ रिसर्च फर्म डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट, राइट। जैसे एस एन पी है, मूडीज है, थॉमसन रॉयटर्स है, ब्लूमबर्ग है, वैसा मॉर्निंग स्टार भी है। मॉर्निंग स्टार हर साल एक रिसर्च करता है, एक सर्वे कंडक्ट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशंस को लेके, बट अगेन उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एक बंदे के पास क्यों नहीं जा सकता? सबसे पहले मान लो प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये दिस इज नॉट स्केलेबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग टू डू। आई जस्ट कांट गो एंड आई जस्ट कांट आस्क ईच एंड एवरी वन, राइट। तो 1 मिनट के लिए मानते हैं कि अपने 10 शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, सिर्फ 10 ही लोग हैं जो शेयर होल्ड करते हैं। राहुल है, वंश है, आयुष्मान है, प्राची है, नैतिक है और कार्तिक है, ठीक है। ऐसे 10 लोग हैं, ठीक है, और एक मैं भी हूँ। प्रमोटर एक एक करके मेरे पास आया। सबसे पहले मुकेश भाई मेरे पास आए, मेरे को बोला कि सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मिला दे देना मुकेश भाई, जो भी आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो घर जैसी बात है, ठीक है। जब कार्तिक के पास गए तो कार्तिक ने क्या बोला पता है? मैंने तो मेरी सारी पॉकेट मनी जो बचाई थी पिछले 3 साल से वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगा रखी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि 100% होना चाहिए सर, अगले साल कुछ करो, जादू दिखाओ मुकेश भाई, शू करी रहा छो, ठीक है। बुल रन निकली गया पूरा यार, 2021 का था, मैं कुछ नहीं गया, ठीक है। समझ रहे हो आप? कार्तिक, क्या कार्तिक डाइवर्सिफाइड है या नॉन डाइवर्सिफाइड है? क्या कार्तिक जो 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मुकेश भाई उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनाएगा अपनी? क्यों नहीं बनाएगा पता है? क्योंकि कार्तिक के 100% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन में उसने जो अनसिस्टमेटिक रिस्क, नॉन डाइवर्सिफिकेशन का जो रिस्क अज्यूम कर रहा है ना कार्तिक, कि मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा इसलिए मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है, उसका प्रीमियम भी इंक्लूड करा है। यस और नो? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं, या सर के ऊपर से जा रही है बात? क्या अडानी ग्रुप समझाते समझाते कहाँ फाइनेंस के क्लास में बिठा दिया है। आई होप गाइस ये समझ में आ रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मुझे कुछ ऐसे लोगों के पास जाना होगा जिनका डाइवर्सिफिकेशन रिस्क बिल्कुल जीरो है। मैं मार्जिनल इन्वेस्टर के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल इन्वेस्टर जो होते हैं मेगा डाइवर्सिफाइड होते हैं। मार्जिनल इन्वेस्टर में 2 डेफिनेशन टिक मार्क होना चाहिए। मार्जिनल इन्वेस्टर अगर किसी को बनना है ना तो उसको 2 डेफिनेशन के टिक मार्किंग चाहिए। नंबर 1, he should have adequate number of shares in order to influence the price in the market। उसके पास इतना ज्यादा शेयर हो कि वो अगर शेयर को डंप करे मार्केट में, या शेयर खरीदे या बेचे, तो मार्केट में प्राइस हिल जाए। क्या रिटेलर मार्जिनल इन्वेस्टर हो सकता है? एंड सेकेंड कंडीशन, नॉट और, एंड दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए मार्जिनल इन्वेस्टर क्वालिफाई करना है तो। नंबर 1,
adequate number of shares in order to move the price in the market, influence the price in the market. And second is willingness to trade. उसमें willingness भी होना चाहिए ट्रेड की. अब बताओ, क्या प्रमोटर के पास उतने शेयर होते हैं कि अगर वो मार्केट में उतर जाए तो स्टॉक प्राइस को हिला के रख देगा? क्या बहुत ओपन फ्रीक्वेंट इवेंट होता है कि प्रमोटर लोड ऑफ कर रहा है अपने स्टॉक्स को? नहीं. इट शोज अ साइन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना इन द मार्केट की प्रमोटर ही बेच के भाग रहा है तो अपन तो सबसे पहले कूदो, राइट? इट्स वेरी रेयर. एंड यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस. एक्सचेंज को बताना है, सेबी को बताना है, इसको बताना है, उसको बताना है, बैंक के तो आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, इंश्योरेंस कंपनी रिडाई को इन्फॉर्म करना है, इसको करना है, उसको करना है. ठीक है. क्या वॉरेन बफेट सॉ, ठीक है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो लोग मार्जिनल इन्वेस्टर्स हैं? क्या वॉरेन बफेट के पास कोको कोला के शेयर्स हैं, एडिक्वेट नंबर ऑफ शेयर्स? अगर वो आज बेच नहीं पाए तो कोको कोला बर्बाद हो जाएगी, 1 मिनट लगेगा बस, प्राइस जमीन पे आ जाएगा अगर एक बार में डंप करे उसने शेयर तो. बट डज ही हैज द विलिंगनेस टू ट्रेड? ही इज सिटिंग ऑन दोज स्टॉक्स फॉर लास्ट 65 ईयर्स. एक स्टॉक नहीं बेचा है पिछले 65 साल में. तो डेफिनेटली ना तो प्रमोटर उसमें क्वालिफाई करता है, ना वैल्यू इन्वेस्टर उसमें क्वालिफाई करता है, और रिटेलर की तो बात ही छोड़ दो. तो मार्जिनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? डीआईआई मत बोलना, डीआईआई डाइवर्सिफाइड नहीं होता है. न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा इंडिया के ऊपर. कौन होगा जो मार्जिनल इन्वेस्टर होगा आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली यस आर्यन, एफआईआई. और कौन होगा भाई? क्यों? इंडिया, समझो ना, एफआई ने एक फंड बनाया ना, बट दैट इज नॉट द ओनली फंड जो उसने बनाया है. समझ रहे हो? केकेआर ने एक फंड बनाया है, बड़ा एफआईआई है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया ना. इंडिया के लिए भी है, अफ्रीका के लिए भी है, मेक्सिको के लिए भी है, यूएस के लिए भी है. डेवलप्ड मार्केट फंड अलग है, इमर्जिंग मार्केट फंड अलग है. ठीक है. उस फंड के अंदर दे हैव मेक श्योर कि वो बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे, फिर डिफरेंट जोग्राफीज में इन्वेस्ट करे, फिर डिफरेंट जोग्राफीज के अंदर सेग्रीगेशन करे कि डेवलप्ड मार्केट जोग्राफी, इमर्जिंग मार्केट जोग्राफी है. हाउ डू मार्जिनल इन्वेस्टर बिहेव? कैसा बिहेव होता है मार्जिनल इन्वेस्टर्स का? ठीक है. दे आर रियली वेल डाइवर्सिफाइड, सबसे नंबर 1. ठीक है. सबसे पहले तो जो मेन क्राइटेरिया उसको टिक करते हैं, ठीक है, कि सबसे बढ़िया कि डाइवर्सिफाइड रहेगा मार्जिनल इन्वेस्टर. सेकेंड चीज क्या होता है? दे हैव दिस टेंडेंसी टू रेज द कैपिटल फ्रॉम एचएनआई एंड प्रोवाइड द डिटेल्स. आप अभी केकेआर का वेबसाइट ओपन करके देखोगे, सेक्विया का देखोगे, सॉफ्ट बैंक का देखोगे ना, तो आपको एचएनआई का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग दैट इंटरेस्ट, दे विल प्रोवाइड यू द इंटायर 400-500 पेज ब्रोशर दैट ये एचएनआईज ने इन्वेस्ट किया हुआ है हमारे साथ, और ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है. ठीक है. एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. क्या उनकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है? क्या उनकी मीडिया प्रेजेंस होती है? बिल्कुल होती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई मार्जिनल इन्वेस्टर और आज तक न्यूज़ में ना आया हो. बट इन लोगों के साथ बताऊँ क्या हुआ? एएमपीएस वालों के साथ, क्रेस्टा, एलटीएस, इलारा, ओपाल, ठीक है, दे हैव नो मीनिंगफुल वेबसाइट. आप जाके खोल के देखना, कॉपी पेस्ट है भाई अबाउट अस 2-3 लोगों में तो. एग्जैक्ट, मतलब लिटरली कॉपी पेस्ट करा है ब्रो. तूने तेरे असाइनमेंट्स में नहीं करा होगा इतना कॉपी पेस्टिंग. ठीक है. इतना ज़बरदस्त कॉपी पेस्ट होगा है उन लोगों ने. दे हैव एब्सोल्युटली नो प्रेजेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन के ऊपर कोई एम्प्लॉय प्रेजेंस नहीं है, 0 एम्प्लॉय प्रेजेंस है. ठीक है. दे हैव एब्सोल्युटली नो मीडिया प्रेजेंस. कभी जीवन में इलारा कैपिटल नहीं, इलारा कैपिटल इंडियन ब्रोकर फर्म है, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, दोज आर अनकनेक्टेड, दोज टू आर. ठीक है. इलारा कैपिटल मत सर्च करना, मिल जाएगा. ओपाल इन्वेस्टमेंट, एलटीएस इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट, नहीं, दिस इज नॉट द शेल कंपनी, कम टू दैट ईशान. ठीक है. इन लोगों का कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं है, और डाइवर्सिफिकेशन का तो डी भी नहीं है. और सबसे बड़ी बात बताऊं, इनके जो टॉप बॉसेज है ना इन एचएनआई फंड्स के, वो यहाँ तो हिस्ट्री में किसी ना किसी बहुत बड़े स्कैम में, किसी ना किसी बहुत बड़े फ्रॉड में मेन अक्यूज्ड रहे, या फिर दे आर समहाउ और अदर रिलेटेड विथ अडानी ग्रुप. ठीक है. इट हैज़ बीन सब्सटैंशिएटेड बाय हिंडनबर्ग रिपोर्ट. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पढ़ा है, बट ये चीज़ हुआ है, राइट. एंड दिस इज़ फैक्ट. बंदा अगर आरओसी की वेबसाइट से निकाल के नाम निकाल रहा है, ठीक है, अडानी ग्रुप की कंपनी का नाम निकाल रहा है, उसके निकाल रहा है, और एक बंदे का नाम 2 जगह आ रहा है, उसके बाप का नाम भी सेम है, तो मानना पड़ेगा ना मेरे को कि दोनों जगह एक ही बंदा बैठा हुआ है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हो रही है. आपको क्या लगता है, ये मार्जिनल इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है, पैसा किसका है? कौन होल्ड करता है इस पैसे को? 75% प्लस 15%, कितना हुआ? 90%. हाँ, मोटा मोटा 87-90. क्या कोई क्राइम हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक? अरे क्राइम मतलब बाय द लॉ, लूप होल को क्रॉस करा बहुत ज़बरदस्त तरीके से. नो ऑब्जेक्शन टू से दैट अडानी इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट एथिकल ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया. इट इज़ नॉट. मैं नहीं बोल रहा हूँ दूसरे चोर नहीं हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अडानी भी संत नहीं है.
आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर नारायण मूर्ति जैसे स्टैलवॉर्ड जो हैं इन्फोसिस, हाउस ऑफ टाटाज हैं, उनके साथ कंपेयर मैं सोच भी नहीं सकता, करना भी मत कभी, ठीक है। दे आर द पीपल्स पीपल यार, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली कैसे कैसे 75% सीलिंग को ब्रेक करा अडानी ग्रुप ने। जब 90% स्टेक तुम्हारे पास है, मतलब 75% तो स्टेक है और 15% का कंट्रोल भी आप लेके बैठे हो, नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है DII का, इवन जीरो एक्सपोजर है अडानी पावर में। क्या इंडिया में पावर थीम का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है? सोच के बताना। रिलायंस पावर फंड, रिलायंस ये फंड वो फंड होगा ना, निप्पॉन इंडिया एनर्जी फंड, ये फंड्स कभी सुने? थीमेटिक फंड होते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर 1.19, अडानी एनर्जी 0.12। पोर्ट में ठीक है, क्योंकि पोर्ट तो वाकई में अच्छी कंपनी है, मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन, नॉट इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन, 4.5%। अडानी पावर एब्सोल्युटली जीरो, बाकी में भी जीरो ही है। यहाँ तक अडानी विल्मर में भी जीरो है, जिसका तेल बिकता है यार, इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी है, मेरे घर पे फॉर्च्यून आता है, वहाँ भी 0% है। डोंट यू थिंक दैट दिस क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन इन द माइंड ऑफ, और इट शुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन इन द माइंड। भाई जैम होती तो खरीदता ना। सी, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आप लोग इस बात से कन्विंस हो कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं इंडिया में, जो टॉप फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास आपसे और मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? हाँ कि ना? भाई इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का तो गेम है, पैसा और कैसे बनेगा स्टॉक मार्केट में? आर्बिट्राज सब समझते हो ना, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसको एक्सप्लॉयटेशन करो, मेरे पास है मैं जीतूंगा एट द एंड ऑफ द डे। इट्स द गेम ऑफ, तो मार्केट में इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो जाए उसके पहले अगर मैं एक्शन ले लूं, तो आई कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट, राइट? दैट्स व्हाट हैपनिंग। दे हैव द मोर इंफॉर्मेशन, अपन लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है। दे आर नॉट इंटरिंग इन टू द गेम, दे आर नॉट इंटरिंग इन टू द डेन। तेरे को क्यों जल्दी है खरीदने की? रुक जा भाई, कुछ कारण होगा ना, नहीं खरीदा, 10x स्टॉक मिस कर गया, खरीदना, ठीक है। आई बॉट इट बिकॉज आई गॉट इट अ वेरी चीप लेवल, 270 वॉज नथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वॉज फिटिंग इन टू माई इन्वेस्टिंग मेट्रिक। मतलब मेरे फ्रेमवर्क में आ रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा, जितना मैं यूजुअली टिकट साइज होता है उतना नहीं लगाया था मैंने उसमें पैसा। इट वॉज जस्ट अ बेट। मैंने तो सुजलॉन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे फ्रेमवर्क के बिल्कुल बाहर है, बट इट वॉज अ लॉटरी फॉर मी, इट्स अ लॉटरी फॉर मी। 6-7 रुपये में खरीदा है, 70 तक चल जाएगा तो बढ़िया बात है भाई, 2 लाख का 20 लाख बना देंगे, वैसा चीज़ है, ठीक है। और नहीं गया तो ठीक है, डूब गया पैसा, आई डोंट माइंड, right? But that is just less than like 1% of my entire portfolio. I'm totally comfortable with it. I don't mind at all. Exposure, negligible exposure है म्यूचुअल फंड हाउसेस का। रिटेल इन्वेस्टर 2% लेके बैठा है, क्या ही कर लेगा? समझ रहे हो? क्या ही कर लेगा भाई, आप क्या हिला दोगे? आपको क्या लगता है कि रिटेलर लेके आ रहा है प्राइस ऊपर? क्या रिटेलर ने 4,000 रुपये तक लेके गया है प्राइस को? डू यू थिंक सो? रिटेलर 2% स्टेक जो लेके बैठा है, क्या उसकी औकात है कि वो अडानी प्राइस को हिला के रख दे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, ये FIIs ने करा है मार्केट के अंदर, ठीक है। FIIs ने प्राइस मैनिपुलेशन करा है, ऐसा हिंट मिलता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी एजेंसीज का रिपोर्ट आना बाकी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आ रहा है, सेबी की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आ रहा है। दे हैव नाउ टेंड टू बिकम द टूथलेस शार्क, जैसा पहले हुआ करता था सेबी, राइट? केज इन द पैरट, समथिंग लाइक दैट, राइट? वैसी चीज़ है। ये सब करने के कारण क्या हुआ ना, वो समझना। स्टॉक प्राइस तो रॉकेट हो गया और वैल्यूएशन पहुंचा दिया इन लोगों ने प्लूटो पे, नॉट इवन टू मार्स, नॉट इवन टू मून, नॉट इवन टू जुपिटर, बिल्कुल टान के गया, बिल्कुल ऊपर तक लेके गया पी रेशियो को, ठीक है। दो आई डोंट कंसिडर पी रेशियो एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, इट इज नॉट एट ऑल ए मेट्रिक, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पी इन्वॉल्व है। आई डोंट लाइक दोज मेट्रिक्स जहाँ पी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो क्या मार्केट के सेंटीमेंट पे घूमेगा या बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे घूमेगा? सोच के बताओ। जहां भी पी इन्वॉल्व हो गया वहां तो मार्केट के सेंटीमेंट पे, और मार्केट में तो होता ही मंकी मॉन्जरिंग है। मार्केट और होता क्या है, डंडा लेके नाचते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पिछले 1 साल में देखना LTM, लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, आखिरी पिछले 12 मंथ्स के अंदर क्या हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेस का जो स्टॉक प्राइस है ना, दैट इज बीन जंप टू 962%, 962% का जंप मारा है। बट सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है पिछले 1 साल में? ओनली 3%। अडानी ग्रीन एनर्जी
1000% staggering growth, right? Sales just 25%. Transmission 254, sales 41%. आई अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, उसको सेल्स को बुक्स में लाने में टाइम लगता है. अगर कोई डैम कंस्ट्रक्शन कंपनी, तुम और सब अपन कमेटी वाले मिलके एक साथ फंड इकट्ठा करके एक डैम कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं, तो रातों रात सेल बुकिंग नहीं होगा, रातों रात रेवेन्यू बुकिंग नहीं होगा. सुने ना, अभी रिसेंटली आज का न्यूज़ था, टाटा ग्रुप ने कितना 200+ एयरलाइन एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है. ठीक है बॉस, 2020 250 का दिया है ना, 2027 में आएगा एयरक्राफ्ट बन के, आज नहीं आना है. मतलब लास्ट जो बैच आएगा 27 में आएगा, रेवेन्यू उसके बाद रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा वो. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसे ही बिहेव करती है. मेरे को सेल्स की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम सेल्स की ग्रोथ से नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम प्राइस की ग्रोथ से. क्या क्लियर कट समझना, जब भी मैनेजमेंट गाइडेंस आता है, जिस दिन अडानी का प्राइस गिरा था उस दिन एक स्टॉक और गिरा था, डिक्सॉन. किसी ने नाम सुना है? इट्स अ एमएनसी स्टॉक है, डिक्सॉन. एलईडीज बनाते हैं. एलईडी का जो टीवी होता है ना, उसके पीछे का टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है, वो बनाते हैं. इंडिया में जितना एलईडी बिकता है उसमें डिक्सॉन का शेयर रहता है. मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. जिन लोगों को पता है डिक्सॉन के बारे में, क्या मैं सही हूँ? उस दिन 18% फॉल हुआ था डिक्सॉन. क्यों हुआ था पता है? क्यों हुआ था? बिकॉज मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस ड्रॉप करा था. मैनेजमेंट गाइडेंस का मतलब होता है, मैनेजमेंट गाइड करता है कि अगले क्वार्टर हम ये सेल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं. मैनेजमेंट ने बोला था अगला क्वार्टर स्लो जाने वाला है, अगला पूरा एक साल स्लो जाएगा. क्या आप लोगों ने टेंडेंसी देखी स्टॉक प्राइस की कि जब भी रिजल्ट आते हैं उस दिन या तो स्टॉक प्राइस शूट अप कर जाता है या एकदम गिर जाता है 2-3%, 4%. एचडीएफसी छोड़ दो, स्टैग्नेंट रहता है. एचडीएफसी की बात, एचडीएफसी 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न देता तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर था तो भी स्टैग्नेंट रहता है प्राइस. बट क्या ये चीज़ होती है एक्चुअल में? आप समझना, सेल्स एक्सपेक्टेशन जब ज़रा सी मिस हो जाती है ना, तो मार्केट उस इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर देता है तुरंत. करता है कि नहीं करता है? ये चीज़, ये कंसेप्ट समझते हो कि मार्केट में इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो गई, मतलब प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. अरे वो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की किताब है ना, कौन सा राइटर है उसका? प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, वो 3 प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने उस किताब में. मतलब जो प्राइस मार्केट में दिख रहा है उसमें इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो चुकी है. देर इज नो न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट. जब तक डिस्काउंट नहीं होगी तब तक प्राइस मूव करता ही रहेगा, या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा. जब थोड़ा सा सेल मिस कर जाता है तब डिस्काउंट, तब इमीडिएटली समझो ना, अगर रिटेल पार्टिसिपेशन होता ना तो अडानी ग्रुप कभी इतना बबल हो ही नहीं पाता. कारण बताऊं क्या था? रिटेलर बाहर हो जाता जब 3% का ग्रोथ दिखता है उसको. तो आप नहीं देखते हो एक क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं ट्रैक करते होगे, बट दूसरे लोग करते हैं जो बाहर हो जाते हैं. और आपके बाहर होने अंदर होने से फर्क भी नहीं पड़ता है. 50,000, 1 लाख, 10 लाख बहुत से बहुत, क्या कैपिटल 10 लाख, या क्या क्या टिकट प्राइस है 10 लाख, कोई बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी ना है. 3% सेल ग्रोथ इंक्रीज हुई है, 12% इंक्रीज हुई है, और ये लास्ट 12 मंथ में है. लास्ट 12 मंथ में ऑलरेडी टना हुआ था अडानी. मतलब एक साल पहले अडानी एनर्जी इंटरप्राइजेज ऑलरेडी 10x पे बैठा हुआ था मेरे प्राइस पे. 3100 रुपये का भाव था, 3100 रुपीज़. जब कोई इतना हैवी वैल्यूएशन पे खरीदेगा तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए कि कमती होना चाहिए? सोच के बताना. ज़्यादा होना चाहिए ना. अगर आपने ऊपर खरीदा है, आप हैवी वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो ना, तो आप तो चाहोगे ना 30,000 हो जाए भगवान स्टॉक प्राइस. ठीक है, बट सेल्स का ग्रोथ कितना निकल के आ रहा था? 3%, दैट टू फॉर अ ईयर. इसका मतलब ये था कि अगर रिटेलर के हाथ में पैसा होता, रिटेलर के हाथ में पावर होता, तो वो इसको गिरा के नीचे लेके जाता. लेकिन रिटेलर कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि स्टॉक रिजल्ट कैसा भी आए, अडानी ऊपर 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 ही जा रहा था. ठीक है, चार्ट स्टडी करना, आपको समझ में आएगा. कंटिन्यूसली अडानी ऊपर. और भाई एक बार ऐसा 25 हफ्ते चला लगातार ऊपर, जब लास्ट वीक का लो नहीं तोड़ा उसने. मतलब आंख बंद करके बैठा. बुल मार्केट में होता है ऐसा. बुल मार्केट क्या होता है ना, कहीं भी पैसा डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा 6 महीने में. ठीक है, वैसा कंडीशन हो गया था अभी 2022 में अडानी ग्रुप के साथ. ठीक है, तो ये रिटेलरों के हाथ में नहीं है. देयर इज सम अदर पावर जो अडानी ग्रुप का स्टॉक प्राइस बढ़ा रही थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से. ठीक है, वो कैसे बढ़ा रही थी ना, उसके लिए अपने समझना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ फंड कैसा होता है. मैं मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा इसमें. ठीक है, डबल ट्रिपिंग और राउंड ट्रिपिंग बोला जाता है इसको. ठीक है, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड विथ अटमोस्ट फोकस. यहाँ पर आप में एज क्रिएट होगी. ठीक है, दैट हाउ डू यू नो बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड.
गौतम अडानी के बड़े भाई है विनोद अडानी, इनके नाम पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफशोर एंटिटीज बनी हुई हैं अडानी ग्रुप की। क्या बन सकती हैं इसमें? कोई अभी तक कोई क्राइम हुआ है क्या? क्या इंडिया की कोई कंपनी मॉरिशस में कंपनी नहीं खोल सकती? क्या मना करा है क्या किसी ने? प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ क्रिएट हुई पता है? जब पता चला कि जो मॉरिशस फंड्स थे और शेल एंटिटीज थी ना, वो वाली जो हमने देखी थी पहले, उसमें भी कहीं ना कहीं विनोद अडानी का है तो लिंकेज है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे है वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पढ़ना, आपको समझ में आएगा, उसने प्रूफ के साथ बताया है। ठीक है, अब क्या होता है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, अडानी ग्रुप को क्या मटेरियल खरीदना है या मशीनरी खरीदनी है? सोच के बताओ। मशीनरी खरीदनी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। मटेरियल खरीद के क्या करेंगे? कपड़ा थोड़ी ना खरीदना है टी शर्ट बनाने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स खरीदने बड़े बड़े, अर्थ के कोर तक ड्रिल कर दो, डैम खड़ा कर दो, पोकलेन मशीन्स, ये मशीन्स वो मशीन्स। जब अडानी ग्रुप को मशीन खरीदनी होती है ना, तो आइडियली अगर किसी ग्रुप को मशीन खरीदनी होगी तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, जिसको बोला जाता है ओईएम। आइडियली इनके पास ही जाना चाहिए। जैसे एस्कॉर्ट है, एस्कॉर्ट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? बड़ा मशीन बनाता है। आप लोगों ने जेसीबी देखा होगा ना, एस्कॉर्ट का ही तो है। मतलब जेसीबी तो ब्रांड है, बट वो जो एक्सकेवेटर होता है वो जेसीबी और एक्सकॉर्ट ऐसी कंपनी है। बट एक्सकॉर्ट अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इतने हैवी नहीं बनाता है, बट बनाता है। तो एक्सकॉर्ट ओईएम है। ठीक है, एक बिजनेस जो होगा ना, जो साउंड बिजनेस है, जो अपने स्टेक होल्डर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है, क्या वो डायरेक्टली कंपनी से डील करेगा या बीच में किसी ब्रोकर को रखेगा? डायरेक्टली कंपनी से डील करेगा, डायरेक्टली कंपनी से डील करेगा। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, नंबर वन, पहली चीज क्या हुई वो समझना। नंबर वन, कोटेशन लिया गया। किससे कोटेशन लिया गया? अडानी की जो प्राइवेट ऑफशोर कंपनीज थी उनसे कोटेशन लिया गया कि सेठ अपने को खरीदना है बड़ी मशीन, कितने की होगी वो बताओ। सेठ ने बोला, मतलब अडानी ग्रुप की उस कंपनी ने बोला $1 बिलियन। तो बोले क्या बात कर रहे हो, $1 बिलियन? चलो ठीक है, ले लो। क्या कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक? क्या कोई बोल सकता है कि आपने 4 कोटेशन नहीं लिए, 5 को? क्या सरकारी कंपनी को मशीनरी खरीद रही है क्या? एक प्राइवेट कंपनी खरीद रही है ना। मेरा माल है ना, कितने पे भी खरीदूँ, कोई कुछ बोल सकता है क्या? मेरी मर्जी, मेरा पैसा। मेरे शेयर होल्डर कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है, क्या अभी तक भी कोई कानून ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नंबर वन, बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर प्लेस किया गया। ठीक है, यहां पर इन्फ्लेटेड इनवॉइस दिए गए। सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। $50 मिलियन की मशीन है, उसको मैंने $1,000 मिलियन पे कोटेशन लिया। $1,000 मिलियन इंडिया के बाहर मेरी कंपनी में चले गए। समझ में आया अभी तक? कोई प्रॉब्लम हो रही है? यहां पर बड़ा पैसा, नंबर 3, कैश इंडिया से किधर गया? ऑफशोर कंपनी के पास गया। ठीक है, ऑफशोर कंपनी ने ऑर्डर किसको दिया? ऑफशोर कंपनी ने ऑर्डर दिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, एक्चुअल ऑर्डर दिया। ठीक है, नंबर 4, ये एक्चुअल ऑर्डर दिया। नंबर 5, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था उसने एक्चुअल इनवॉइस दिए। क्या अडानी ग्रुप को दिए? नहीं, अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनी को दिए, जिसको कौन ओन करता है, जिसके डायरेक्टर कौन है? जिसके डायरेक्टर है विनोद अडानी। ये सब्सटैंशिएटेड है। जहां भी ऑफशोर कंपनीज हैं उनके आरओसीज के अंदर डायरेक्टरशिप में नाम विनोद अडानी का है। दिस इज सब्सटैंशिएटेड। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। मैं तेरे से खरीद रहा हूँ मशीन, ठीक है? मैं बोलता हूँ डिलीवरी चाहिए करोल बाग में, मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? मिलेगी ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई कानून ब्रेक कर रहे हैं? नहीं ब्रेक कर रहे हैं। ऑफशोर एंटिटी ने ओईएम को बोला पैसा लो $50 मिलियन, इनवॉइस मेरे को दो, मेरे नाम से मशीन डिलीवरी होगी इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप को। क्या कोई समस्या हो रही है? अभी तक नहीं हो रही है। जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग पता है उनको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट क्या है। ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है अडानी की तरफ से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख के रखो, मैं वही बता रहा हूँ। 6 क्या हुआ? मशीन डिलीवर्ड। बट मशीन जो थी वो तो $50 मिलियन की थी। पेमेंट कितना गया? पेमेंट $950 मिलियन गया है ना? पेमेंट $1,000 गया। तो जो बचा हुआ $950 मिलियन कैश है वो किसके पास है अभी इस समय? 950 करोड़ जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है
ये ऑफशोर कंपनी ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया? ये ऑफशोर कंपनी ने सीधा ले जाके मॉरिशस के जो फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट किया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। दे हैव इन्वेस्टेड द रिमेनिंग अमाउंट इन दैट मॉरिशस फंड। मॉरिशस फंड के पास पैसा ही पैसा है। मॉरिशस फंड को अब क्या करना है उस पैसे से? उस पैसे से मॉरिशस फंड क्या करेगा? क्या मॉरिशस का फंड अगर अडानी का स्टॉक खरीदता है तो क्या कुछ क्राइम है? क्या ये कोई क्राइम है? बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इन्वेस्ट करेगा और दूसरा ट्रेड करेगा। क्या वो ट्रेड भी कर सकता है? एफआईआई आके मार्केट में ट्रेड कर सकता है, ऑप्शन में स्टेक ले सकता है, फ्यूचर खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। क्या कोई लॉ ब्रेक हो रहा है अभी तक भी? क्या अभी तक भी कोई लॉ ब्रेक? दोनों अलग अलग एंटिटी है ना। क्या समझ रहे हो आप? समझो मेरी बात। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट आके बोल सकती है 50 करोड़ रुपए की मशीन 1000 करोड़ में क्यों ली? वो गवर्नमेंट को बोलेगा तू कौन पूछने वाला, मेरा पैसा, मेरी मशीनरी, जितने में लेना है उतने में लूँ, मेरे 2% रिटेल शेयर होल्डर नहीं पूछ रहे, तू कौन होता है पूछने वाला? समझ रहे हो आप? LIC ने अगर ऑब्जेक्शन रेज करा कि ये भाई मेरा 4% है, मेरे को बता, तो बोले आपको अंटार्कटिका भेजता हूँ क्रूज पे। समझ रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी तक भी कोई लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं ब्रेक हो रहा है भाई, सब कुछ लीगल चल रहा है पेपर के ऊपर। दो अलग अलग एंटिटीज है, उनके बीच में ट्रेड हो रहा है। गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली नो बिजनेस कि तुम 1 रुपए की चीज 500 रुपए में क्यों खरीद रहे हो, या तुम 1 रुपए की चीज 500 में क्यों बेच रहे हो। गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि ये जो अपना पैसा लगा रहा है ये इस फंड में क्यों पैसा लगा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि एक ट्रांजेक्शन इंडिया में हो ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात ही वही है। इंडिया में कोई असेट परचेज और सेल हो ही नहीं है इन दोनों के बीच में। इंडिया सिर्फ यहां पर आ रहा है, ये इंडिया इतना, दैट्स इट। कि ये बंदा इंडिया आया और उसने अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे, तो गवर्नमेंट तो प्रमोट करती है ना FDI इन्वेस्टमेंट को, आओ FIIs आओ और खरीदो। अब जब आप अडानी ठोकने की कोशिश करते हो खराब रिजल्ट के बाद, तो कोई खड़ा होता है उसको संभालने के लिए। हमेशा बायर खड़े मिलते हैं आपको संभालने के लिए। आप बेच बेच के थक जाओगे, वो खरीदता रहेगा, क्योंकि आपके पास 2% है, उसके पास अनलिमिटेड कैश कैपिटल है। तो क्या अडानी का स्टॉक कभी गिर सकता था? अभी का जो फॉल आया वो रिटेलर्स ने गिराया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया राउंड ट्रिपिंग कैसे हो रही है? और सब कुछ लीगल हो रहा है, कहीं से कहीं तक थोड़ा सा भी कोई भी लॉ ब्रेक नहीं हुआ है पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर। पैसा इंडिया के बाहर भेजा है, एक फंड हाउस के पास गया है, उस फंड हाउस ने वापस री इन्वेस्ट करा है, शेयर प्राइस को पंप करा है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट कम्युनिटी के सामने, अपने क्या करना है? ठीक है, अब हम क्या करें ये बताओ आप। तो ये सब ज्ञान तो आपने दे दिया पूरा बिठा के, ये हुआ वो हुआ, ऐसे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ। मेरे को नहीं मतलब अडानी चोर है जो भी है, ठीक है, क्या करने का है वो बताओ। देखो, दो कंडीशन में आप फॉलो करते हो, या तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है टॉप पे, या फिर आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हो। इन दोनों कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या करना है। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने अडानी इंटरप्राइजेज में आप अभी तक इन्वेस्टेड हो, तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि प्रार्थना करो भगवान से कि जो भी है सब झूठ निकले और वापस वो वैल्यू अचीव हो जाए जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है। आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो लॉस बुक करके बाहर हो जाओ, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि भाई मेरा कोई शॉर्ट स्टॉप लॉस नहीं होता ऑनेस्टली। मैं वॉर ये सब कोई स्टॉप लॉस 40% 50% नहीं होता भाई। आप स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जब तक ये माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। तुम्हारी औकात ही नहीं होगी 10x तक होल्ड करने की किसी स्टॉक को। 2x 3x हो जाएगा ना, इच्छा होगी कैपिटल बाहर निकाल लूँ मैं, ठीक है, और फ्री स्टॉक पड़े रहने दो, वो खत्म हो जाता है गेम। वहाँ पर वेल्थ नहीं बनेगी। वैसे जब तक आप स्टॉक खरीदोगे आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, वेदर यू आर इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। आपको बिजनेस खरीदने पड़ेंगे, मतलब बिजनेस खरीदने पड़ेंगे, यानी कुछ भी हो जाए मेरे को बिजनेस पे फोकस करना है। तेजस नेटवर्क, एवरीवन नाम सुना है भाई? हाई से 90% डाउन होके 5x हुआ है स्टॉक। आई होप विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर। ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो 40 50 60% डाउन होने के बाद 10x हुए हैं। मतलब 100 रुपए का स्टॉक है, 40 रुपए पे आया और 1000 रुपए गया है। अब तू 40 रुपए पे 60% डाउन समझ के काट देगा तो लोग लग गई ना लंका। क्यों? क्योंकि तू स्टॉक में इन्वेस्टेड है, मैं बिजनेस में इन्वेस्टेड हूं। ये फर्क है बस। तू स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तू वहां पर तेरी साइकोलॉजी रन करता है, मार्केट बिजनेस नहीं रन करेगा। मैं देखता हूं कॉन्फिडेंस मेरे मैनेजमेंट का कि मेरा मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। मार्केट तो चूतियों का है यार।
मार्केट में तो कुछ भी खरीद देंगे बेच देंगे, मार्केट से कोई लेना देना थोड़ा ना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट में तो प्राइस है ना, प्राइस इज डिफरेंट, वैल्यू इज डिफरेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई और सेशन रखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग पे, उस पर बात करेंगे, ठीक है, कभी और किसी सेशन पे बात करेंगे। बट अगर आप इन्वेस्टेड हो तो बस भगवान से प्रार्थना करो और कुछ मत करो। सीपी वाले हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार को नारियल चढ़ाओ और बोलो उनको कि प्रभु वापस 4,000 रुपये पे ला दे अडानी इंटरप्राइजेस, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खरीदा ही टॉप पे। रिटेलर करता ही है, टॉप पे खरीदता है, बॉटम पे बेच देता है। सब पता ही हो आप लोगों को, मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए? डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। भाई गिरता चाकू कभी हाथ लगाने का ही नहीं, 10 फीट दूर हो जाओ उससे, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, रातों रात वापस 4,000 नहीं जाएगा अडानी, अभी रुकेगा, पूरी डस्ट को सेटल होने दो, प्राइस को, सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट करने दो। अभी भी डिस्काउंटिंग चल रही है। पहले क्रेडिट स्विस ने डंडा डाल दिया कि मैं अडानी के बॉन्ड्स को अब कोलेटरल में नहीं एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद सिटी ग्रुप ने डंडा डाल दिया, अडानी ने केस फाइल कर दिया हिंडनबर्ग के ऊपर, अभी रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है। MSCI ने अडानी का वेटेज कम कर दिया, और मालूम नहीं 50 क्या चीज़ें होने वाली हैं अभी आगे। अगर अपने बाप का पैसा प्यारा है तो बिल्कुल दूर हो जाओ, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट ही मत करना, लेके ही मत आना अडानी ग्रुप को अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आपने क्यों खरीदा अंबुजा सीमेंट? भाई मेरा रिस्क टॉलरेंस बहुत अलग है। मैंने अंबुजा सीमेंट 0.25% ऑफ माई इंटायर पोर्टफोलियो पे खरीदा है। कल को कंपनी जीरो हो जाती है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अंबुजा सीमेंट अडानी की कंपनी है ही नहीं। अंबुजा सीमेंट सालों पुरानी सीमेंट कंपनी है, जिसको अडानी ने अभी खरीदा है 6 महीने पहले, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हॉलसिम सीमेंट की पता है, मैंने नाम नहीं लिया, मैं पता नहीं मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा। हॉलसिम सीमेंट की है, स्विस का ग्रुप है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, उसकी कंपनी है, पूरा नो हाउ है। और एक मात्र ऐसी कंपनी जो जीरो डेट पे खड़ी है, 150 करोड़ का डेट है। अब इतने तो सीसी खोल देता है आदमी सैलरी बांटने के लिए, समझ रहे हो आप? 150 करोड़ का डेट कोई डेट है क्या सीमेंट कंपनी के लिए? जीरो डेट कंपनी है। कल को अगर अडानी कोलैप्स भी कर जाता है तो मेरी कंपनी का एक बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील है। कॉर्पोरेट व्हील है मतलब मेरी कंपनी के एसेट बेच के अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। उनका नुकसान की भरपाई मेरी कंपनी बेच के नहीं हो सकती, वो मेरी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट मेरी कंपनी है। अडानी ने लगाया होगा चूना दुनिया को इंटरप्राइजेस के नाम पे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन लगाया होगा। लेकिन तुम मेरी कंपनी को हाथ नहीं लगाओगे भाई, मेरा बिजनेस एज इट इज चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जस्ट इन केस मान लो ये सब कुछ सही निकलता है, मतलब हर चीज़ अडानी की फेवर में जाती है और आगे फिर ग्रुप आउटशाइन करता है, तो जब ग्रुप आगे बढ़ेगा तो सीमेंट अपनी दुकान से खरीदेंगे। भाई कुछ सोचा होगा ना, उसको समझ में आ रहा होगा कितना पैसा मैं बाहर दे रहा हूँ दूसरी सीमेंट कंपनीज को, तभी तो उसने खटाखट 2 सीमेंट कंपनीज खरीद ली। तो इन एनी केस आई विल बी ऑन अ विन साइड, ठीक है। मैंने कोई बहुत ऊंचे भाव पे नहीं खरीदा है, ठीक है। इन्वेस्ट थोड़ा प्राइजी है। अल्ट्राटेक नहीं खरीदने की इच्छा थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उनके पास, और अब उसमें कोई ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं। अब वो उसका शेयर कम होगा मार्केट में, दूसरे प्लेयर्स बढ़ेंगे, यूजुअली यही होता है। नेस्ले बेच रहा है ना 90% बेबी फूड प्रोडक्ट, अब 10% का ग्रोथ के लिए थोड़ा ना खेलूंगा मैं। 90% मार्केट शेयर नेस्ले के पास है ना, सेरेलैक का, हाँ कि ना? बेबी फूड, नेस्ले को सेरेलैक की खरीद के क्या फ़ायदा है? क्या वो 10% के लिए खेलोगे क्या आखिरी के? छोड़ दो, अब नहीं जाएगा 10%, 100% नहीं हो सकता। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा सेरेलैक नहीं पिएगा अब, ठीक है। दूसरे टंटे आ गए, ठीक है। तो अब वो आएंगे मार्केट में, वो घुसेंगे, उनको समझ में आ रहा है 30 रुपये का पाउडर है 300 रुपये में बिक रहा है, 90% का ग्रॉस मार्जिन है, इससे अच्छा औखा तो कोई धंधा ही नहीं है। जब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज़्यादा होता है तो वो अट्रैक्ट करता है कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में घुसने के लिए। तो जो डोमिनेंट प्लेयर है उसका मार्केट शेयर कम होगा, तो अल्ट्राटेक का मार्केट शेयर गिरेगा आने वाले कुछ सालों में। रेवेन्यू गिरेगी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट्स गिरेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं। ये कैसे बोल रहे हो आप कि रेवेन्यू नहीं गिरेगा, प्रॉफिट नहीं गिरेगा, लेकिन मार्केट शेयर गिरेगा? गिरेगा क्योंकि मार्केट बढ़ेगा ना, सीमेंट का मार्केट बढ़ेगा। आई होप, चलो वेरी गुड, समझ में आ रही है मतलब चीज़। तो प्लीज डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। एनीथिंग विच आई हैव टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। गो इट, रीड इट। आई हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन, ठीक है। मैंने कुछ भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी है। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क हियर और इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।